हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद हर्षदोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो सेशन है ये होने वाला है पेट की प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा और ये फटाफट क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं ऑफलाइन इसको वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बताइएगा, अगर इसको आप लोग ऑनलाइन मतलब लाइव सेशन में चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लाइव सेशन में शाम को 6 बजे पीसीएस के पेपर्स चल रहे हैं। विभिन्न पीसीएस के एग्जाम्स के पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, पीवाईक्यू जिसको बोला जाता है। पीसीएस और आईएएस के सॉल्व करा रहा हूँ। पेट की परीक्षा देखते हुए मैं 10 प्रैक्टिस सेट या 5 प्रैक्टिस सेट कम से कम कराने के मूड में हूँ। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट कराने के मूड में हूँ। तो ये चीज आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लगे कि हाँ ये कुछ काम की चीज है, तो आगे बढ़ा जाएगा बातों को। और अगर आप लोग कमेंट कम आए तो इसको ये सीरीज रुक जाएगी, ये भी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात ये है कि यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये कई जगह से मैंने उठाए हुए हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये भी जानिएगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। किसने किया था? तो इसका पहले का जो सही आंसर होगा, पहले का डी होगा। रुपया नामक जो सिक्का था या रुपया जो रुपए का प्रचलन था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतुबी, फिरदौसी, चंदबरदाई। कह रहे महमूद गजनवी का, एक बार सोच लीजिए कौन होना चाहिए महमूद गजनवी का। तो आपके जो आंसर होंगे वो होंगे, महमूद गजनवी का जो था उतबी था, उतबी था। ठीक है, उतबी। चलिए, प्राचीन पत्तन पुहार किसके निकट या किसके तट पर स्थित है? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई। किसके तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कावेरी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप मैप में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिकृता, पलासिना, गंगा, ऋजुपालिका। इसका जो सही आंसर होगा ऋजुपालिका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, शंगन कल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। किससे संबंधित है? पांचवे का कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा शंगन कल्लू। ठीक है, चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व शामिल किए गए थे? चुनाव के जो तत्व हैं वो कब शामिल किए गए हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये जो हुआ था, ये शुरुआत जो हुई थी ये 1892 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1892 में चुनाव के तत्व शामिल किए गए हैं। क्या किए गए? चुनाव के तत्व शामिल किए गए। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं है, शब्द का उल्लेख नहीं। बिना चुनाव शब्द के या मतदान के या इलेक्शन शब्द के उल्लेख के ही चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये बात गौर करने वाली बात है। यहाँ पे 7 प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह को का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून का निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। कौन सा होना चाहिए सातवें का? तो आप कहोगे कि इसमें जो नमक कानून था, नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ने के लिए, निरस्त करने के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसके संबंधित बहुत चीजें होंगी कि गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ, अपने खुद और अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी और इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च को साबरमती से निकले थे, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। तो इसको ये जानिएगा, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1900, 1901, 1902, 1905। आठवें का कौन सा होना चाहिए? तो जो आठवां है उसका डी नंबर 1905 बिल्कुल सही होगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 2 थी, एक लोकमान्य तिलक के अध्यक्षता में हुई थी और एक हुई थी एनी बेसेंट की। ठीक है, एनी बेसेंट की। और एनी बेसेंट के बारे में आप जान लीजिए कि ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अंग्रेज थी, पहली महिला थी। और अगर प्रथम भारतीय के कहे तो वो सरोजनी नायडू थी। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं, आपको जानने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगांव, कराची, बनारस, कौन से ने समर्थन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, बनारस अधिवेशन ने 1905 के ये स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान किया था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा देना, जिससे मैं जब लाइव आता हूँ ना और जब वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसके बारे में बात हो रही है? तो ये जो बात हो रही है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में हो रही है। हड़प नीति के बारे में, हड़प नीति के तहत किया था। इनका टाइम पीरियड जो होगा 48 से 56 तक करीब था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनकी डलहौजी के कारण ही 1857 की क्रांति भी हुई थी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंध, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंगहो, कौन सा होना चाहिए? तो 11 नंबर का जो सही आंसर है, 11 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई समस्या है तो बताइएगा, मैं उसका निर्धारण करने की कोशिश करूंगा, निवारण करने की कोशिश करूंगा। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही है, जब रात बहुत ठंडी हो। कौन सा कारण है बृहद ज्वार आने का? 12वें का आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट भी करते रहिए साथ साथ, तो मजा आता रहेगा। सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में जब होते हैं तो ये बृहद ज्वार बनता है, ठीक है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहां से? भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होता है, ऐसे आता है उधर से, पश्चिम से आता है, जब भारत में पहुंचता है, ये समझिए कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर है। तो यहाँ पे इसका दो टुकड़ों में विभाजन हो जाता है, हिमालय और यहाँ पे जो तिब्बत के पठार के कारण, ठीक है, इसमें दो भाग में विभाजित हो जाता है। तो कहां से उत्पन्न होता है? 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की अवस्थिति के बारे में जान लीजिए, भारत की अवस्थिति क्या है? तो एक बार ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुपात 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी के कितने परसेंट थी? कह रहे हैं 14 वर्ष के कम कितने लोग थे, कितने परसेंट लोग थे 2011 की जनगणना के अनुसार? ये भी एक इंपॉर्टेंट है जानकारी, आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये जानना भी चाहिए। तो ये 31% है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल देना आप। शाख पत्र L/C दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? निर्यात शुल्क। तो ये जो सही उत्तर जो होगा इसका 16 का बी ऑप्शन सही होगा, आयातकर्ता द्वारा ये दिया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। कहां पर स्थापित है ये बताइएगा मुझे, कहां पर स्थापित है? एक बार मुझे बता दीजिएगा आप लोग, और किसी प्रकार की समस्या होने पे उसको कमेंट जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास जो नीति है, मैं भूल जाता हूं, मैं लाइव नहीं हूं कानपुर में, ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार करने लगता हूं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है 18वें में। राष्ट्रीय नियोजन में कह रहे राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, जनता सरकार द्वारा, राजीव गांधी द्वारा। रोलिंग प्लान 18वें का कौन सा होना चाहिए? एक बार सोच लीजिए तब मैं आंसर देता हूं आपको। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रेस किया गया था, ये गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रेस किया गया था, 1978 में लागू किया गया था। और 1978 में किसकी सरकार थी? जनता सरकार थी। 1977-78 में जनता सरकार थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का
विस्तृत माप माना जाता है, M1, M2, M3, M4। इसके बारे में कभी चर्चा करूंगा मैं। तो यहाँ पे M3 सही ऑप्शन होगा। M3 जो होता है वो M1 प्लस बैंकों की सावधिक जमा होती है, सावधिक जमा होती है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, RBI से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। किससे संबंधित है आर्थिक सर्वेक्षण? हर साल आता है, बजट के पहले आता है, बजट के 1 दिन या 2 दिन पहले आता है, ठीक है। और इसको वित्त सचिव पेश करते हैं, ठीक है। तो 20 का जो सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे 21 पे। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ घटनाएं दी गई, कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और उनको व्यवस्थित करना है। तो आप जान लीजिए कि 1956 में बलवंत राय समिति दी गई थी। तो यहाँ पे बलवंत राय समिति है, याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूं, बलवंत राय समिति जो है पंचायत, ये सारे पंचायत से समिति है, 1956 में आई थी। और अशोक मेहता जो थी, अशोक मेहता 1977 में आई थी, ठीक है। और 1985 में GVK समिति आई थी, 1985 में GVK समिति आई थी। और LM सिंघवी जो थी 1987 में आई थी। और PK थुम्बन जो समिति थी 1988 में आई थी। तो आप जब मिलाएंगे तो आंसर जो इसका आएगा 21 का C आएगा। कैसे होगा आप देख लीजिए, आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। सारे टाइम मैंने बता दिया। और सभी जो ये सभी हैं ये पंचायती राज या राज कहूं या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। पूरी पॉलिटी की क्लासेस मेरी कंप्लीट हो गई है 50-55 क्लास में, छोटी छोटी क्लासेज हैं और वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या सीधे आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे ढूंढिए भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, कंप्लीट भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। कह रहे संशोधन का अधिकार किस तहत दिया गया है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन का अधिकार दिया गया है। कोई भी सांसद जो होता है वो कोई भी सांसद संशोधन ला सकता है, ठीक है। सांसद मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सदस्य जो होता है, सांसद या मंत्री ला सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में केवल, ठीक है। और कहीं नहीं कि आप राज्यों में ऐसा करो, राज्य में संविधान संशोधन नहीं होता, उच्च न्यायालय का कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होना चाहिए? तो ये जो शून्यकाल का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत का ही है, भारत में ही जन्म हुआ है इसका। आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो सही होगा आंसर डी सही होगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राष्ट्र की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। नागरिकता के संबंध में आपको पता है, इसमें भी मैं पॉलिटी की क्लास आप जब देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मुझे उम्मीद है। देखोगे तो भारत की नागरिकता के संबंध में एकल नागरिकता जो संबंध है ना, एकल नागरिकता ये अद्वितीय विशेषता है भारत की, एकल नागरिकता, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में एकल नागरिकता जो है इसकी अद्वितीय विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना और पूरा लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। 100 क्वेश्चन देखेंगे हम और 100 क्वेश्चन आपके पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा, कुछ समितियां हैं जिसके अलग अलग अध्यक्ष हैं, उसको याद करना होगा। सरदार पटेल थे। और BR अम्बेडकर किसके समिति के थे? प्रारूप समिति के थे, ठीक है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। 25 का ए सही, 25 का डी सही होगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम या अधिक, बराबर, इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही होना चाहिए?
कौन सा सही होना चाहिए? तो सही आंसर जो होगा वायुमंडल दाब से अधिक होगा। सीधी बात है भाई, जब आपके शरीर में चोट लगती है, जैसे आपके हाथ पैर कहीं पे चोट लग गई तो खून बाहर निकलने लगता है। क्या कि इसमें प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा है इसलिए ये बाहर निकलने लगता है। अंदर तो जाता नहीं, हवा भर जाए शरीर में, प्रेशर ज्यादा है इसलिए बाहर निकलता है। इससे भी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा ये सभी पीडीएफ और आईएएस और पीसीएस की जो पीडीएफ है वो आपको सीधे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप सीधे सर्च करो फ्यूचर विद आशुतोष आईएएस पीसीएस सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर विद आशुतोष करके मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी हूँ। यहाँ पे आप सभी के सहयोग से 14-15 के होने वाले हैं। मुझे याद नहीं मैंने कितना लास्ट टाइम देखा था, 14,000 या 15,000 थे, ठीक है। और फेसबुक पेज पे भी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ सब जगह पे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सभी जगह पे यही नाम सर्च करिए फ्यूचर विद आशुतोष, आपको मिल जाऊंगा। आप हमसे सभी जगह पे बात कर सकते हो। 27 नंबर में जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु द्वारा, लैमार्क, डार्विन, लिनियस, किसने दिया था जीव विज्ञान का नाम? किसने जीव विज्ञान को नाम दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये जो आंसर होगा लैमार्क ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? लैमार्क ने जीव विज्ञान का नाम दिया था। और डार्विन, ठीक है, हाँ सही है, सही, ठीक है। 28 नंबर में प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। कह रहे प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं, कौन से हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है सेलुलोज। और सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अब सैकेराइड पॉली क्या है? तो सैकेराइड यानी शर्करा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक छोटा सा डेटा आपको बता दे रहा हूं याद करने के लिए। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब एक शर्करा, ओलिगो का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, 2 या 3, ठीक है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें बहुत अधिक, बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक कह दो, ठीक है, तो वो पॉलीसैकेराइड होगा। मोनोसैकेराइड के आप उदाहरण देखते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और ऐसे कई माल्टोज वगैरह भी देखने को मिलता है। पॉलीसैकेराइड में सबसे अच्छा उदाहरण है सेलुलोज, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब उदाहरण है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट में आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। किससे संबंधित है फोटोवोल्टीय सेल? किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टीय सेल क्या होते हैं? असल में एक जो ऐसे स्तंभ बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जब विद्युत धारा पड़ेगी निगेटिव वाले में तो इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। किसी धातु की प्लेट में जब विद्युत धारा पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तभी देखो विद्युत धारा के लिए प्रकाश के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे प्लेट बनाए जाते हैं जिसमें प्रकाश पड़ने से उसमें विद्युत धारा बनती है और उससे बैटरी चार्ज किया जाता है, वही फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरी की, किसकी है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में, परिभाषा दे रहा हूं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, ठीक है, ये खगोलीय दूरी के रूप में यूज किया जाता है। या अगर कभी दूरी भी मिल जाए तो आप कर देना, तो ये किसकी है? तो खगोलीय दूरी के संदर्भ में होता है। एक वर्ष में प्रकाश कितना चलेगा? एक सेकंड में कितना चलता है? तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो 365 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 365 दिन में प्रत्येक दिन में 24 घंटे होंगे, और 1 घंटे में 60 मिनट होगा, 60 मिनट में 60 सेकंड होंगे, और इतने में गुणा कर दो 3 लाख का, और जो उत्तर आएगा 10 की पावर 16 आता। वैसे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 आता है, लेकिन आपका ये आएगा मीटर, ठीक है, इतना आएगा लगभग लगभग, अंदाजन बता दे रहा हूं, ठीक है, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का योग, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होना चाहिए? आप लोग भी करिए, मैं भी कर रहा हूं, ठीक है। मानव संख्या जो है XY है, क्या है?
मैं मान रहा हूं संख्या जो है एक्स वाई है। एक्स वाई का मतलब है कि 10वें पोजीशन पे एक्स लिखा है और वाई ये है, यानी जैसे 31 मानते हो, 31 को जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 मान रहे हो, 31 का मतलब है 30 धन 1, यानी 3 गुणे 1 10 धन 1, यानी 10 गुणे 3 धन 1, वही तो किया हूं, 10 गुणे एक्स प्लस वाई, वही चीज किया हूं, एक्स वाई मान लिया। कह रहे 18 जोड़ने पर, कह रहे इसमें अगर मैं 18 जोड़ दूं, 18 जोड़ दूं तो इसके स्थान बदल जाते हैं, यानी y की बजाय x हो जाएगा। 18 इसमें जोड़ूंगा तो इसमें बदल जाएंगे, तो यानी किधर जोड़ना पड़ेगा हमको, तो हमको जोड़ना पड़ेगा इधर, उल्टा होता है, याद रखिएगा। जोड़ेंगे तो एक इक्वेशन प्राप्त होगी आपको, मैं आपको करके यहाँ पे अलग से दिखा दे रहा हूं, मैं आपको अलग से करा दे रहा हूं कि मानस संख्या जो है, मानस संख्या एक्स वाई है, यानी 10x प्लस वाई है। कह रहे जो संख्या में आप 18 जोड़ोगे तो उसके स्थान आपस में बदल जाएंगे, तो यानी 18 जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, अब इधर ले जाओगे तो आएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं, दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि अगर उनके अंकों का जो गुणनफल है, 31 नंबर प्रश्न है, रुकिए प्रश्न देख लिया जाए। कह रहे उनके अंकों का गुणनफल 8 है, यानी एक्स वाई का जो गुणनफल है वो 8 है, ठीक है, यानी एक्स वाई 8 है, तो एक्स बराबर वाई 8 बाई वाई कर देंगे। अब इस समीकरण 2 का मान इसमें रख देंगे, एक्स की बजाय 8 बाई वाई रख देंगे, 8 बाई वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 18 कर दो भाई, 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 वाई। अब इसको वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 8 लिख सकते हो। और जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे, जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 4 दूनी 8। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा ये 2 आएगा भाई, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे 2 होगा, ये सही कर लेना, तो यहाँ पे 2y होगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा, तो ये आप इक्वेशन प्राप्त करोगे तो y माइनस 2 वाई प्लस 4, तो यानी y के मान 2 और माइनस 4 होंगे, माइनस 4 संभव नहीं, 2 होगा, तो 2 होगा तो x का मान क्या होगा, x का मान 4 होगा, तो संख्या क्या होगी 42 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त? नई संख्या किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो गुणनफल करने के बाद संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई होगी, 10x प्लस वाई, x का वैल्यू हमने पाया 4 और y की वैल्यू पाई 2, तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा 31 का d होगा 24 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महंगाई में मृत्यु हो गई और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़ गई। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए क्या हो रहा है, इस समय कितनी जनसंख्या बची है, तो इस समय जो जनसंख्या, शेष जनसंख्या बची है, देखिए जो जनसंख्या है 55% है, और फिर 52% गुणा करिए बटे 100 करिए, यानी आएगी 87.40, और 87.40 के बराबर है ये, 87.40 के बराबर ये है। अब x का 87.40% आ रहा है, 88,274, तो आप निकाल लीजिए, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका आएगा बी नंबर आएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। करिएगा, क्वेश्चन को करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपको कहां भेजना है? टेलीग्राम पे भेजना है। कोई क्वेश्चन पे डाउट है किसी भी प्रकार की, किसी भी, चाहे आपको हिस्ट्री में, चाहे आपको पॉलिटी में, किसी भी प्रकार की डाउट है किसी भी विषय में, तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट के साथ भेजिए, उसका सोल्यूशन मैं देने का प्रयास करूंगा। 10,201 का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल ज्ञात करने का कुछ नहीं करना है, 10,0,1 पीछे से जोड़ी बनाइए, 1 1 के 1, यहाँ पे 2 आया, उतरा 2, अब क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे तो 0 1 उतरेगा, अब यहाँ पे 0 0 बढ़ाए थे, 1 उतारो 1 उतारो, 101 का आ गया। करना जानते हो ना ये चीज, कर लीजिए, फटाफट करिए, सीखिए इसको, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए, ठीक है।
कैसे होता है कभी चर्चा करिएगा तो हम बता देंगे। करें इन सभी का औसत ज्ञात करिए। 34 का औसत ज्ञात करना है तो क्या करना है होगा, पदों का योग करिए, सभी का योग करिए, आप इन सभी का योग करिए और बटे 1 2 3 4। औसत कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या समझ पा रहे हैं, पदों का योग करिए और पदों की संख्या ज्ञात करिए। इस तरह आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर पे है, 35 नंबर पे चलते हैं। एक बार चेक करना बहुत जरूरी था, नहीं तो कभी कभी होता है कि रिकॉर्डिंग रुक जाती है बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.126 सॉरी 8. एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है, हाँ 8.1213 इंटू 10⁶ के बराबर है। कौन सा विकल्प, देखिए 6 लिखा है ना, ये जब आप सॉल्यूशन करिएगा, बहुत सरल प्रश्न है, इसको करने का मैं एकदम सिंपल तरीका आपको अलग से समझाता हूं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। 8.13 इंटू 10⁶ लिखी है। ठीक है, जितने अंक में लिखे रहते हैं वो जीरो, जितने जीरो बढ़ाएंगे उतना अंक होगा। जैसे 8.13 लिखा है, इसमें 10 का गुणा करूंगा तो आएगा 81.3। 8.13 में अगर 100 का गुणा करूंगा तो आएगा 813। समझ पाए, जितने अंक होता है इसको दशमलव को हमेशा 1 मानिए और ये 0 मानिए, इतने जीरो खाएगा ये। तो अब अगर आप 6 का गुणा करेंगे 2 जीरो तो खा लेगा ये, तो बचेगा क्या, 813 और 4 जीरो उतार दीजिए, बचेगा यही। और इसको सीधे सीधे आप लिख लीजिए, 4 जीरो उतारेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल न्याय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 13 था ना, ये 13813 वाला डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की, नागार्जुन की। तो ये गोदान जो है ये किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। याद होगा, आपको पढ़ा भी होगा गोदान के बारे में। बहुत दिनों के बाद लिखना, अर्थ में मुहावरा है, कोसों दूर रहना, गुगदी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तक होना। तो 37 का जो सही है, ईद का चांद होना, बहुत रेयर केस हो जाना। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। कौन सा होना चाहिए, तो कहेंगे कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। ईमानदारी क्या है, मनुष्य का गुण होता है। तो इस तरह आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म चुनिए। अनिल और अनल, अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो वायु और अग्नि इसका सही आंसर होगा। पंछी, दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी पंछी का आप लोग रेखांकित शब्द, मतलब पंछी का आपको पर्यायवाची सुनना है, कौन सा नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर, एक ही है पंकज। पंकज मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल का फूल, पंकज। ठीक है, अब एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है इसको आपको पढ़ना होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ पढ़ के एक बार देखता हूं। हु वाज दैट मैन, ही वाज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द ह्यूमन रेस। फ्रॉम व्हाट वी नो he looked nothing like most humans look today. In fact, some things he looked a little bit like an ape. He was a hairy spiceman with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of wild animals. They were
Rojan saw because he had to use them to tear apart through mint of wild animal like elephant and boars। आपको इसको पढ़ना होगा और इसके बातों को समझना होगा। ये एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना जंगलों में रहते हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको सीधे ले रहा हूं, ठीक है। 41 का जो कह रहे हैं, विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर दैट मैन। कौन सा इसके लिए फूड नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है। Sentence is divided into 4 parts A, B, C, D. Point out the part that has an error. You are learning English for the last 1 year, but you show no improvement at all. कह रहे हैं जो ये स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आपको गलत चयन करना है, किस स्टेटमेंट में गलत है, ठीक है। ए में ही गलती है। यू आर लर्निंग इंग्लिश के स्थान पे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉग इज फेथफुल एनिमल क्या है? अ डॉग होगा, द डॉग होगा, वन डॉग होगा, एन डॉग होगा। एन तो हो नहीं सकता। एन कब यूज होता है? जब ए ई आई ओ यू हो, यानी जो वोवेल्स हैं उनकी शुरुआत होता है तो उनमें एन यूज होता है, तो एन तो हो नहीं सकता। ए भी यूज कर सकते हैं और दा भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। आई सेड टू शीला, ठीक है। सीधे कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। शीला ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। आई मतलब आई में क्या करेंगे? में नो ओ इफ लगा है ना, इफ का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे इफ का मतलब है कि शुरुआत में ही में आई नो हर फादर, तो ये क्या होगा? मे आई नो हर फादर या योर फादर। तो क्या होगा इसका? जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट टर्म में पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो मजा नहीं आता फिर। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। 45 का कौन सा सही होना चाहिए? तो जो सही होगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको बाई से लगाएंगे और सब चीजें आप जानते होंगे। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो इसको जब ज्ञात करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर रविवार था, ठीक है, रविवार था। नीचे दी उपयुक्त अनुक्रम में फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड पद फोर्थ पद के साथ बदलता है। इसी तरह वहां कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं ओर नंबर से विभाजित होते हैं? कह रहे कि फर्स्ट पद सेकंड पद से बदलता है और ऐसे कितने 8 हैं जो अपने दाएं और बाएं ओर के बदलने से नंबर को विभाजित करते हैं? तो यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में करा दूंगा, कभी आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। दिए गए प्रश्नों में एक तथ्य देखना है। दिए गए प्रश्नों में विभक्त तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सही उत्तर चिन्हित करिए। कथन है ए बड़ा है बी से और बी छोटा और बराबर है सी से और सी बराबर है डी से, डी छोटा और बराबर है ई से और सी जो है बड़ा और बराबर है एफ से, बराबर है जी के, बड़ा है एच से, ठीक है। निष्कर्ष दे रहे हैं जी जो बड़ा है, निष्कर्ष 2 दे रहे हैं कि जी जो बड़ा है, जी छोटा है ई से। क्या जी छोटा है ई से? तो देख लेते हैं। जी छोटा है ई से तो सी के बराबर हो रहा है। जो इसका जो कथन का सही देख लीजिए, एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा।
बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है। और ए बड़ा है एच से, ए बड़ा है एच से, सी बराबर है बी के, सबसे बड़ा है, नहीं सी जो ए जो है छोटा है एच से होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट एक सही है और 2 गलत करता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया है। एक बार चैनल को लाइक जरूर कर देना, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर देना। और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना। ये पूरी तरह मुफ्त क्लासेज है, यहाँ पे आईएएस पीसीएस की क्लासेस चलती हैं, साथ में कुछ परीक्षाओं के पेपर की भी तैयारी कराता हूँ, जैसे जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे लेखपाल हो गया, ये यूपी पेट हो गया, इनकी फ्री क्लासेस मैं कुछ करा देता हूँ, जिससे आप सभी को हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बगल बेल आइकन जरूर दबा देना। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद 50 के बाद नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आप लोगों का कमेंट करिएगा कैसा लगा ये सेशन। एक बार इस सेशन को मैंने पढ़ाने की कोशिश किया था मोबाइल के द्वारा, लेकिन वो मजा नहीं आया था मुझे ही, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करते समय जब तक आपके मैथ के क्वेश्चन आपको बता न दूं तो मजा नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सेशन को पसंद करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ चलता हूं। इसके अलावा आप पॉलिटी की क्लास भी देख लीजिएगा, पॉलिटी की क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक मैं डाल दूंगा, या आप सीधे चैनल पे चले जाना, वहां पे विजिट कर देना, कंप्लीट पॉलिटी, वहां पे पूरी पॉलिटी मिल जाएगी। जियोग्राफी मैपिंग की भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, और इकोनॉमिक्स की भी कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, और सभी आईएएस और पीसीएस के जो पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइव होते हैं शाम को 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे लाइव होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ ये सेशन एंड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।